हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, अब हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो है आपका वेक्टर्स। तो आपका जो अपना अगला नया टॉपिक है वो है आपका वेक्टर्स। ठीक है। और वेक्टर्स को बच्चों हिंदी में सदिश बोलते हैं। ठीक। तो बेटा, अपने दो तरह की क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी को हम बोलते हैं बच्चों राशि। है ना, देखो मैं एक वर्ड बार बार यूज करूंगा, क्वांटिटी। ठीक है। क्वांटिटी शब्द को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? राशि। ठीक है। तो अब मैं बार बार राशि शब्द न बोलकर क्वांटिटी बोलूंगा। ठीक है। तो क्वांटिटी वर्ड का मतलब राशि। तो दो तरह की क्वांटिटी होती है बच्चों। एक कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिनको बताने के लिए केवल परिमाण चाहिए। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड। ठीक है। एक चीज होती है मैग्नीट्यूड। ठीक है। जिसको हिंदी में बच्चों हम क्या बोलते हैं? परिमाण। ठीक है। और एक वर्ड आपका डायरेक्शन। डायरेक्शन को इंग्लिश में आप सब जानते होंगे, दिशा बोलते हैं। परिमाण का मतलब आप जानते हो, जैसे A = 5 मैंने लिखा तो ये क्या है? इसका परिमाण। ठीक है। तो बच्चों जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पर जाते हो। तो आप दुकान पर गए, आपने दुकानदार से बोला कि सर हमें वो दे दो आलू। तो अब दुकानदार कहे कितने आलू देते? तो आप कहेंगे सर 2 किलो दे दो। तो आपने उस क्वांटिटी का केवल जो आलू है, आलू क्या आपकी क्वांटिटी है? ठीक है, जिसे आप लेने जा रहे हो। आपने उसकी कितनी वैल्यू बताई कि कितने आलू दे दो? 2 किलो आलू दे दो। तो जो दो शब्द है बेटा, वो तो कहलाएगा मैग्नीट्यूड। तो अब आलू की क्वांटिटी को बताने के लिए आपको केवल किसकी जरूरत पड़ी बच्चों? आपको केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ी। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण की जरूरत पड़ी। तो आपने कहा जी मुझे आलू दे दो। ये आलू मैं लिख लेता हूं। और कितना आलू लिया आपने? 2 किलोग्राम। ठीक है, 2 kg आलू लिया। तो इस आलू को बताने के लिए बच्चों आपको केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है, केवल परिमाण की आवश्यकता। आप केवल 2 3 5 बोलने पर आपका काम चल जाएगा। ठीक है। तो और कुछ क्वांटिटी ऐसी है, क्योंकि आप आलू के यहाँ पर, ठीक है, 2 किलोग्राम आलू ले रहे हो तो यहाँ पर 2 किलोग्राम मतलब मैग्नीट्यूड हो गया इसका ये। कुछ क्वांटिटी बच्चों ऐसी होती हैं जिन्हें केवल मैग्नीट्यूड हम बता दें, केवल परिमाण बता दें, तो उसके बारे में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। जैसे आपसे मान लीजिए कोई आपके घर पर आता, घर पर आपके पिताजी नहीं है, और आपसे कहा गया कि आपके पिताजी कहाँ पर है। तो आपने बोल दिया कि पिताजी 100 मीटर दूरी पर है। तो आपने क्या केवल ये पता करने से कि पिताजी कहाँ पर है, 100 मीटर दूरी पर है, क्या वो व्यक्ति आपके पिताजी के पास पहुंच जाएगा? सोचो। वो व्यक्ति आपके पिताजी के पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि आपके जो फादर है वो आपसे, आपने केवल अपने फादर के लिए क्या बोला कि वो 100 मीटर दूरी पर है ना, 100 मीटर दूरी पर है। तो केवल 100 मीटर बोलने से आपने उसकी सही लोकेशन नहीं बताई। ठीक है ना, क्योंकि 100 मीटर आप बोलते तो उसकी लोकेशन, 100 मीटर तो किधर भी हो सकता है। अब हो सकता है 100 मीटर आपका ईस्ट डायरेक्शन में हो, वेस्ट डायरेक्शन में हो, नॉर्थ में हो और साउथ में हो, या किसी और भी डायरेक्शन में हो। ठीक है ना। बट 100 मीटर, केवल 100 मीटर बोलने से आपके फादर के बारे में फुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। तो आपको बता, अगर अपने फादर के बारे में टोटली या फुल इंफॉर्मेशन आपको देनी है बच्चों, तो आपको बोलना पड़ेगा कि 100 मीटर, जैसे आपके फादर का ईस्ट में, तो आप बोलेंगे यहाँ से 100 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में। तो अब 100 मीटर ईस्ट में तो आपने फुल इंफॉर्मेशन दे दी। तो आप अगर वो 100 मीटर ईस्ट में जाएगा तो आपको, तो उसको आपके फादर मिल जाएंगे। ठीक है। तो यहां पर 100 मीटर
ईस्ट आपको बोलना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 kg से, यहाँ पर आलू के साथ आपने डायरेक्शन वर्ड का यूज नहीं किया। आलू के साथ जब आपने आलू की क्वांटिटी लेने गए तो आपने कहा, ऐसा नहीं बोला कि आपने 2 kg आलू दे दो ईस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर आप केवल मैग्नीट्यूड ही बोल रहे हो, और यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बोलनी पड़ रही है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि जो क्वांटिटी होती है, तो कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिन्हें डिफाइन करने के लिए, जिन्हें बताने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की ही आवश्यकता होती है। ये सब आप अपने वर्डों में लिखना बेटा, कि कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिन्हें डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की ही आवश्यकता होती है, और कुछ क्वांटिटी ऐसी भी होती है जिन्हें डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है बच्चों, ठीक है। तो केवल मैग्नीट्यूड से आप फुल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो अब हम लोगों ने इस आधार पर कि क्योंकि कुछ क्वांटिटी ऐसी है जिन्हें डिफाइन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड ही बता दें, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण ही बता दें, और कुछ क्वांटिटी ऐसे जिन्हें बताने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो इस क्राइटेरिया के आधार पर, इस आधार पर बेटा हमने क्वांटिटी को यहां पर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्वांटिटी को हमने 2 पार्ट में बच्चों डिवाइड कर दिया। एक पार्ट को बच्चों हमने, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जैसे आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। एक को हमने कहा स्केलर क्वांटिटी, ठीक, क्वांटिटी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दी यहाँ पर इस क्राइटेरिया के आधार पर। एक स्केलर क्वांटिटी और बच्चों दूसरी आपकी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। दूसरी आप कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो 2 तरह की क्वांटिटी बच्चों आपकी, एक स्केलर और एक वेक्टर। जो स्केलर क्वांटिटी बच्चों इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, अदिश राशि, सुना होगा आपने वर्ड, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सदिश राशि। तो अब देखो बच्चों, आप अब 11th क्लास में हो, 10th में नहीं हो। इंग्लिश टच आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। बिना इंग्लिश टच के आप पढ़ाई साइंस की कर ही नहीं सकते, क्योंकि साइंस की मेनली पढ़ाई इंग्लिश में होती है। तो आपको, अब कोई भी जो टीचर है ना, वो अदिश और सदिश शब्द का यूज नहीं करता, वो क्या करता है, बार बार स्केलर और वेक्टर शब्द का ही यूज करता है, ठीक है बच्चों। तो आपको अब मैं बार बार अदिश राशि नहीं बोलूंगा, मैं स्केलर क्वांटिटी बोलूंगा, और बार बार सदिश राशि नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों, तो क्वांटिटी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो अब आप समझ गए होंगे। तो इनमें से कुछ क्वांटिटी, कोई एक क्वांटिटी ऐसी है जो आलू के लिए है, और एक क्वांटिटी ऐसी है जो आपके फादर के लिए है, ठीक है। तो जो क्वांटिटी आलू के लिए, आप जानते हो वो क्वांटिटी कौन सी होगी, वो क्वांटिटी जिसको बताने के लिए, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए केवल किसकी जरूरत है, केवल किसकी आवश्यकता है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता। तो ऐसी क्वांटिटी जिन्हें एक्सप्रेस करने के लिए, जिन्हें डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती बेटा, वो क्वांटिटी आपकी क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी। तो आप कह सकते हो स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच गिव्स ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, ठीक है। जो केवल मैग्नीट्यूड देती है, डायरेक्शन नहीं देती, वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चों। तो आप लिख लेना इसके, दोज क्वांटिटी विच गिव्स ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। हिंदी में क्या बोलेंगे, वे राशि जिन्हें बताने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती बच्चों, वो आपकी अदिश राशि होती है। इस तरीके से बच्चों अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो आप समझ गए होंगे, जो आपके पिताजी के लिए हैं वो कौन सी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी बच्चों, वे क्वांटिटी जिन्हें बताने के लिए, जिन्हें एक्सप्रेस करने के लिए, डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है। जिन क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए बच्चों, वो क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती हैं,
ठीक है, तो आप लिखोगे वेक्टर क्वांटिटी क्या है, दोज क्वांटिटी विच गिव्स बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, और दोज क्वांटिटी विच गिव्स ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जो केवल मैग्नीट्यूड दे डायरेक्शन नहीं दे स्केलर होती है, अदिश होती है, और जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की बारे में बताती है वो आपकी सदिश राशि। तो अब इसमें जो आपकी, जो आप फिजिक्स में जो क्वांटिटी पढ़ते हो, इसमें फिजिक्स में कौन कौन सी आती है बच्चों, जैसे आपकी मास, लेंथ, टेम्परेचर। ठीक है, मास को बोलते हैं बच्चों द्रव्यमान, द्रव्यमान, लेंथ को आप जानते होंगे लंबाई, और टेम्परेचर को तापमान। ठीक है, तो ये क्वांटिटी किस में आती है आपकी, मास, लेंथ, टेम्परेचर, द्रव्यमान, लंबाई और तापमान किस में आती है बच्चों, आपकी अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी में आती है। क्लियर। और जो आपकी जैसे जिन्हें बताने के लिए डायरेक्शन चाहिए, ठीक है, फोर्स, ठीक है, जिन्हें बल बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विस्थापन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, और ठीक है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, आप कह सकते हो वेलोसिटी, वेग। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये आपकी कौन सी होती है बच्चों, आपकी वेक्टर क्वांटिटी में आती है। तो मास, लेंथ, टेम्परेचर, द्रव्यमान, लंबाई, तापमान अदिश राशि, और फोर्स, बल, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, वेलोसिटी, वेग आपकी सदिश राशि। ठीक है बच्चों, तो यहां तक की हम चीज आप नोट कीजिए। तो मैंने आपको बता दिया कि वेक्टर क्या होती है, स्केलर क्या होती है। तो अब बच्चों ये तो आपको समझ में आ गया कि स्केलर क्वांटिटी वो है जिन्हें एक्सप्रेस करने के लिए केवल क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। और वेक्टर वो है जिन्हें डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चाहिए। बट बच्चों कुछ क्वांटिटी ऐसी भी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, कुछ क्वांटिटी बच्चों ऐसी भी होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और एज वेल एज मतलब साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। क्या होती है बच्चों, डायरेक्शन। ठीक है, जिन क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है बच्चों, उन क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे या कुछ और कहेंगे, वैसे मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ डायरेक्शन होने वाली को तो वेक्टर बोलेंगे। बट यहां पर बच्चों कुछ क्वांटिटी ऐसी भी पाई गई जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बट वो ना तो वो वेक्टर नहीं है, वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं आ रही। तो इसका मतलब केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना ही किसी को वेक्टर नहीं बनाता बच्चों। ठीक है, तो क्योंकि एक्चुअल में वेक्टर की जो इन क्वांटिटी के बारे में बता रहा हूं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, इनमें एक कमी है बच्चों। एक कुछ क्वांटिटी ऐसी भी होती है जिनकी डायरेक्शन हम चेंज नहीं कर सकते, जिनकी डायरेक्शन हम चेंज नहीं कर सकते, जिनकी डायरेक्शन क्या होती है, फिक्स होती है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, बट वो डायरेक्शन क्या है, वो डायरेक्शन आपकी फिक्स है, वो डायरेक्शन आपकी हमेशा ही फिक्स रहती है, आप चाहते हुए भी उस डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। वो आपकी कौन सी में आती बच्चों, वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी में नहीं आती। तो जिन क्वांटिटियों की डायरेक्शन फिक्स होती है उन्हें हम वेक्टर में नहीं लेते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्केलर ही बोलते हैं। आप कहेंगे सर ऐसी कौन सी क्वांटिटी हो गई जिसकी डायरेक्शन क्या है, फिक्स है, जिसको हम चाहते हुए भी डायरेक्शन को फिक्स नहीं कर सकते। बच्चों आप जैसे टाइम की हम बात करते हैं, टाइम समय, समय के पास डायरेक्शन है। आप जानते हो समय कल, आज और आएगा, कल, आज और आएगा, वही चीज कल जो हो गया। ठीक है, तो समय कैसे चलता है बच्चों, समय चलता है आपका पास्ट से प्रेजेंट में और प्रेजेंट से फ्यूचर में। आप फ्यूचर से पास्ट में नहीं जा सकते कभी भी, या प्रेजेंट से पास्ट में नहीं जा सकते। फिक्स है कि टाइम हमेशा अब आप चाहो कि हम तो राम के समय पहुंच जाए, राम जी के दर्शन कर ले, तो अब राम के थोड़ी मिल सकते हो आप, क्योंकि राम तो पास्ट में थे। ठीक है, तो जैसे आपका टाइम की फिक्स डायरेक्शन है कि टाइम हमेशा पास्ट से प्रेजेंट में और प्रेजेंट से फ्यूचर में चलता है, उसे आप चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते। तो बेटा ऐसी क्वांटिटी की डायरेक्शन क्या फिक्स है, तो ये किस में आएगी बच्चों, आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी। जैसे करंट है,
करंट हमेशा, आपने पढ़ा होगा बैटरी होती है इस तरीके से, बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकलता है और बैटरी के नेगेटिव के अंदर करंट घुसता है। ठीक है, पॉजिटिव से करंट निकलता है, नेगेटिव में जाता है। तो करंट जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो विद्युत धारा है बच्चों, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है? फिक्स है बच्चों। क्या डायरेक्शन है इसकी? इसकी डायरेक्शन फिक्स है। करंट हमेशा कैसे चलता है? करंट हमेशा पास्ट से, सॉरी, बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलता है, कभी नेगेटिव से पॉजिटिव करंट फ्लो नहीं होता। तो इनकी डायरेक्शन फिक्स है, आप चाहकर भी करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। तो बच्चों इसलिए ऐसी क्वांटिटी जिनकी डायरेक्शन क्या होती है? फिक्स होती है, जिन्हें हम चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते, वो किस कैटेगरी में आती है बच्चों? आपकी स्केलर कैटेगरी में आती है। किस में आती है? स्केलर। तो वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ये आपकी अदिश राशि। तो आपसे पूछे करंट कैसी है? स्केलर क्यों है? समझ में आ गया होगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन फिक्स है, और जिन क्वांटिटी की डायरेक्शन फिक्स होती है वो भी स्केलर की कैटेगरी में आती है। तो टाइम और करंट कैसी क्वांटिटी बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक बच्चों, यहां तक की सारी चीज आप नोट कीजिए, अच्छे तरीके से समझिए। हाँ बेटा, अब अपना ये तो डिस्कस हो ही गया कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, मतलब अदिश और सदिश राशि क्या होते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो वेक्टर हैं, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब सदिशों को दर्शाना, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो आप हेडिंग बना सकते हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? सदिशों को दर्शाना। अब सदिशों को दर्शाते कैसे हैं बेटा? जो सदिश राशि होती है, जैसे मान लीजिए मैं केवल ए है, तो केवल ए देखकर तो हम ये बोलेंगे कि ये कैसी आपकी स्केलर क्वांटिटी, मतलब अदिश राशि है। अगर मुझे दूर से ये देखना कि ये अदिश है या सदिश है, मतलब स्केलर है या वेक्टर है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जैसे मान लीजिए अगर ये ए है, अगर मैं ए के ऊपर क्या लगाया तो बेटा वेक्ट, ये वाला एरो का चिन्ह, तो ये एरो का जो चिन्ह है, ठीक है, ये एरो का चिन्ह बताएगा कि ये इस वेक्टर है और ये स्केलर है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनके ऊपर हम क्या लगाते हैं बेटा? एरो का चिन्ह लगाते हैं। अगर मैं एरो का चिन्ह लगा रहा हूं तो इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं एरो का चिन्ह नहीं लगा रहा तो इसका मतलब ये वेक्टर नहीं है, ये केवल इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब जो ये क्वांटिटी है, अगर मैं केवल ए लिख रहा हूं तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड, मतलब केवल परिमाण, मैग्नीट्यूड। और ये स्केलर की कैटेगरी है। अगर मैं ए के ऊपर वेक्टर, ये एरो का चिन्ह लगा रहा हूं बेटा, तो ये एरो का चिन्ह मतलब है ये आपकी वेक्टर, और वेक्टर के अंदर क्या है? वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड भी है आपका, और डायरेक्शन भी, मतलब परिमाण भी है और दिशा भी है। तो किसी राशि के ऊपर, अगर हम किसी भी राशि या क्वांटिटी के ऊपर बच्चों क्या लगाते हैं, अगर हम किसी भी क्वांटिटी के ऊपर एरो वाला ये साइन लगा देते हैं, अगर मैं किसी भी क्वांटिटी के ऊपर क्या करूं, एरो वाला ये साइन लगा देता हूं, तो मैं बोलूंगा कि ये कैसी क्वांटिटी बच्चों? आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें हम क्या करते हैं? वेक्टर के केवल क्या लगाते हैं? एरो का साइन लगाते हैं किसी क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है, तो अगर जैसे कोई पी क्वांटिटी है, अगर इस पी के ऊपर मैंने क्या लगा दिया बच्चों? ये एरो का साइन लगा दिया, तो ये एरो का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कैसी हो गई आपकी वेक्टर। ठीक है, अगर मैंने एफ है, अगर केवल एफ है तो इसका मतलब ये स्केलर है। अगर आप केवल एफ कर रहे हो तो केवल, अब आप केवल एफ से बता नहीं सकते कि ये स्केलर है या वेक्टर है, तो आप केवल स्केलर बोलेंगे क्योंकि ये इसका मैग्नीट्यूड है। अगर आपने इसके ऊपर ये लगा दी तो इसका मतलब ये आपकी वेक्टर हो गई। अब ये राशि दो चीजों को डिफाइन कर रही है, मतलब इसके अंदर हमें मैग्नीट्यूड भी डिफाइन हो रहा और करना, और डायरेक्शन भी डिफाइन करनी है। तो बच्चों इस तरीके से हम वेक्टर और स्केलर में थोड़ा डिफरेंस करते हैं कि ये वेक्टर ये स्केलर है। तो अब है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, मतलब किसी वेक्टर को हम कागज पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मतलब जैसे कोई कागज है, जैसे आपका जैसे ये कागज है, तो आपको इस कागज पर किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट, कागज मतलब प्लेन पर, ठीक है, हिंदी में बोलते तल या प्लेन, तो किसी प्लेन पर हम किसी वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, किसी सदिश को किस प्रकार दर्शाएंगे। तो बच्चों हम जो वेक्टर प्लेन में होते हैं, मतलब कागज में होते हैं, कागज पर होते हैं, उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? वेक्टर लाइन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? वेक्टर लाइन। किसी वेक्टर को
कागज पे रिप्रेजेंट करने के लिए, प्लेन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों? वेक्टर लाइन का। वेक्टर लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सदिश रेखा। सदिश रेखा। तो अगर मुझे कोई भी वेक्टर इस कागज पे रिप्रेजेंट करना तो मैं किसका यूज करूंगा बच्चों? वेक्टर लाइन का। अब जैसे वेक्टर लाइन मतलब ये वेक्टर लाइन, मैंने ये वेक्टर लाइन की, तो ये वेक्टर लाइन इस तरीके से, ठीक है, इस वेक्टर लाइन का मैं यूज करूंगा। अब इस वेक्टर लाइन की जो ये लेंथ है, ठीक है, ये जो लेंथ है, मैंने वेक्टर लाइन खींच दी किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट, मान लीजिए वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए को मैंने कागज पर रिप्रेजेंट करने के लिए वही वेक्टर लाइन खींच दी। अब जो ये वेक्टर लाइन है, इस वेक्टर लाइन की जो ये लेंथ है, मतलब जो ये लंबाई है, जो ये लंबाई है, जो लेंथ है, ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगी, क्या बताएगी? उसका मैग्नीट्यूड। क्या बताएगी? उसका मैग्नीट्यूड बताएगी बच्चों, है। और जो एरो का साइन है, जिधर हम एरो लगा रहे हैं, क्या बताएगी? डायरेक्शन। तो किसी वेक्टर को कागज पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों? वेक्टर लाइन का यूज करते हैं। वेक्टर लाइन की जो लेंथ है वो क्या बताएगी? मैग्नीट्यूड। अगर मैं बड़ी वेक्टर लाइन खींच रहा हूं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या बड़ा है, और छोटी वेक्टर लाइन खींच रहा हूं तो मैग्नीट्यूड छोटा है। और जो एरो का साइन है वो क्या बताएगा? उसकी डायरेक्शन की, इसके डायरेक्शन इधर है। और जैसे मान लीजिए मैं कोई दो वेक्टर है, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये है ए, वेक्टर ए को मैंने कागज पर रिप्रेजेंट करने की इस लाइन का यूज किया, और एक वेक्टर ये है बी, और वेक्टर बी को कागज पे रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने इस लाइन का यूज किया। तो ये लाइन वेक्टर ए को कागज पे रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन इस वेक्टर बी को कागज पे रिप्रेजेंट कर रही है। अब मैं आपसे कहूं कि कौन से वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो बेटा, तो जिसकी वेक्टर लाइन बड़ी होगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? बड़ा होगा। और जिसकी वेक्टर लाइन क्या होगी बच्चों? छोटी होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? छोटा होगा। तो अगर मेरे से कोई कहे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी में से कौन सा वेक्टर बड़ा है, तो मैं कहूंगा इसकी वेक्टर लाइन का मैग्नीट्यूड बड़ा है और इस वेक्टर लाइन का मैग्नीट्यूड छोटा है। क्योंकि किसी वेक्टर लाइन की जो लेंथ होती है, जो ये लेंथ है, ये लेंथ किसको रिप्रेजेंट करती है? ये लंबाई किसको व्यक्त करेगी बच्चों? उसके मैग्नीट्यूड को, उसके परिमाण को। तो इसकी लेंथ बड़ी है, इसकी लंबाई ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका परिमाण बड़ा है। इसकी लेंथ मतलब लंबाई छोटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बच्चों? छोटा है। तो आप कहेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, इसका मैग्नीट्यूड छोटा। इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। ठीक है बच्चों। अब जैसे आपको बताएं कि हम लोग जब भी कोई रिप्रेजेंट करते कोई भी चीज, तो हम लोग ये कार्टिजन प्लेन, मतलब कार्टिजन प्लेन मतलब हिंदी में बोलते हो जो कार्तीय निर्देश तंत्र है, इस कार्टिजन प्लेन का यूज करते हैं, जिसका ये बिंदु होता है मूल बिंदु ओ। ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव जेड और ये पॉजिटिव एक्स। अब मान लीजिए मैं, चलो, और एक तो ये इस तरह से लेते हम लोग, एक्स पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई। और एक और तरीका होता बच्चों, एक हम लेते हैं डायरेक्शन के बिहाफ पे। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए अपनी चार डायरेक्शन होते हैं, आप सब जानते हैं, तो मैं इस तरीके से चार डायरेक्शन बना रहा हूं, है ना। तो ये आपको क्या होता है बच्चों, अगर मैं ये डायरेक्शन लेता हूं, ये आपकी नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये लाइन आपकी नॉर्थ को रिप्रेजेंट करती है, ये लाइन आपकी साउथ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन आपकी, सॉरी, ये नॉर्थ साउथ को नीचे वाली, ये आपकी ईस्ट है, और ये आपकी वेस्ट है। मैंने, ठीक है, मैंने प्लॉट किया हुआ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि वेक्टर ए इक्वल है 5 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, मतलब 5 मीटर उत्तर दिशा में। ठीक है बच्चों। मैं कह रहा हूं वेक्टर बी है 10 मीटर टुवार्ड वेस्ट, मतलब पश्चिम दिशा में। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं वेक्टर सी इक्वल है 2 मीटर टुवार्ड 2 मीटर एट 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है। और बच्चों मैं कह रहा हूं वेक्टर डी इक्वल है आपका
7 मीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, इस तरह से आपको लगाया है। दो बच्चों इसमें थोड़ा सा इंग्लिश में उल्टा होता है, जैसे इसका मतलब क्या, वेक्टर ए इक्वल है 5 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, मतलब वेक्टर ए आपका नॉर्थ की ओर है कितना 5 मीटर, वेक्टर बी कितना आपका वेस्ट की ओर है 10 मीटर, वेक्टर सी कितना आपका 2 मीटर है एट 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसको हम उल्टा पढ़ते, ध्यान रखना नॉर्थ ऑफ ईस्ट को, इसका मतलब है ईस्ट से नॉर्थ की ओर 45 डिग्री एंगल पर, ठीक है। मतलब पूरा बोलेंगे कैसे, हिंदी में कैसे बोलेंगे, 2 मीटर पूरब से उत्तर की ओर 45 डिग्री के कोण पर, ठीक है। और वेक्टर डी कितना होगा 7 मीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, इसका मतलब क्या है, 7 मीटर 7 मीटर कहां से, साउथ से वेस्ट की ओर 30 मीटर, ठीक है। तो ये आपको दिए हुए, तो आपसे कहा गया इन्हें आप रिप्रेजेंट कीजिए कागज पर, मतलब इस कागज पर आपको इन्हें रिप्रेजेंट करना। तो बच्चों आप कैसे करोगे, तो आपको बता कि कागज पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, वेक्टर लाइन का यूज करते हैं। वेक्टर लाइन की जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो उसके मैग्नीट्यूड को बताएगी, एरो का साइन डायरेक्शन को बताएगा बच्चों। तो अब आप उसी के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया फिक्स कर लो, ठीक है। तो अब जैसे मैं वेक्टर ए 5 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ आपका ये है, तो बच्चे मान लीजिए मैं ये ले रहा हूं, ठीक है। तो मान लीजिए एक खाना आपका 2 मीटर का है, मैंने मान लिया अपने अकॉर्डिंग कुछ, दो खाने आपके 4 मीटर हो गया, ये 1.5 खाना हो गया आपका 5 मीटर, तो मैं कह रहा हूँ वेक्टर ए ये है आपका, ठीक है, ये आपका वेक्टर ए है, ठीक है। नॉर्थ की ओर है तो डायरेक्शन में किधर, तो एरो साइन कितना लगा दिया इधर की ओर, ठीक है ना। ये पहले लिखा हुआ था लग गया था, थोड़ा सा इस तरफ मत देखना है ना, इसको, ये है वेक्टर ए, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ बच्चों वेक्टर भी आप कितना 10 मीटर टुवार्ड्स वेस्ट, तो 10 मीटर टुवार्ड्स वेस्ट, वेस्ट अपना अकॉर्डिंग ले लो, एक खाना, दो खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, तो लगभग आप इसका दोगुना बनाओगे इस तरीके से, है ना। और ठीक है, वेक्टर लाइन इस तरह बनाओगे, ये इसकी लगभग दोगुनी होगी, तो ये आपने बना दी वेक्टर बी। तो आप, क्योंकि अब ये क्या दर्शा रहा है कि मैंने इस वेक्टर ए की वेक्टर लाइन इतनी बताई है, तो इसका मतलब इसका, और वेक्टर बी की वेक्टर लाइन इतनी बताई, तो इसका मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड छोटा है और इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, ठीक है। तो जो वेक्टर लाइन की जो लेंथ है बच्चों, ये लंबाई है, ये किसको बताती है, ये उस वेक्टर के परिमाण को बताती है, मैग्नीट्यूड को बताती है। अब जैसे देखो इसका मैग्नीट्यूड 5 है, इसका 10, तो ये लेंथ लगभग दोगुनी है किसकी, इसकी। तो अगर हमसे पूछेगी ए और बी में से कौन बड़ा है, तो बच्चों हम किससे बताएंगे, इसकी वेक्टर लाइन की लेंथ से, जिसकी लेंथ बड़ी उसका मैग्नीट्यूड बड़ा, जिसकी लेंथ छोटी उसका मैग्नीट्यूड छोटा। तो वेक्टर बी आपका बड़े मैग्नीट्यूड का, वेक्टर ए आपका छोटे मैग्नीट्यूड का। क्लियर बच्चों। इस तरीके से अगर मैं आपसे कहूं 2 मीटर एट 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है ईस्ट से नॉर्थ की ओर, बच्चों ईस्ट आपका ये है और नॉर्थ आपका ये, ईस्ट से नॉर्थ की ओर कितने एंगल पे मूव करो आप, ईस्ट से नॉर्थ की ओर कितने एंगल मूव करेंगे 45 डिग्री। तो ईस्ट से नॉर्थ की ओर, ईस्ट से शुरुआत की आपने, उल्टा चलते बच्चों इसमें, ईस्ट से नॉर्थ की ओर, ईस्ट से नॉर्थ की ओर कितने एंगल 45 डिग्री एंगल पर ये है, और ये कितने का 2 मीटर का। तो बच्चों लगभग 2 मीटर बराबर एक खाना ले लो, तो ये आपका 2 मीटर का, ये आपका क्या हो गया, ये लेंथ हो गई, ये आपका वेक्टर सी हो गया, ठीक है। और अगर आपसे वेक्टर डी, वेक्टर डी कितना आपका 7 मीटर बच्चों, कहां से 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, इसका मतलब साउथ से वेस्ट की ओर, साउथ से वेस्ट की ओर, साउथ से वेस्ट की ओर कितना 30 डिग्री एंगल मूव करना आपको, साउथ से वेस्ट की ओर, साउथ से चलेंगे वेस्ट की ओर 30 डिग्री एंगल पर, और इसकी लेंथ कितनी है 7 मीटर, तो अप्रोक्सीमेट इससे छोटी होगी और इससे बड़ी होगी, तो आप कह सकते हो ये वाली है ना, अप्रोक्सीमेट ये वाली। तो ये वाली आपकी हो गई क्या, आपकी ये वेक्टर, और कितने एंगल पर है, साउथ, ये एंगल किधर बन रहा है, वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट से साउथ की ओर नहीं, साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब साउथ से वेस्ट की ओर मूव करो आप, कितने एंगल पे 30 डिग्री के एंगल पे बच्चों, ठीक है। तो ये आपका हो गया कौन सा वेक्टर डी। तो इस तरीके से आप किसी वेक्टर को वेक्टर लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो किसी भी वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। उस वेक्टर लाइन की लेंथ किसको बताती है, मैग्नीट्यूड को, और डायरेक्शन किस बताता है,
और एरो का चिन्ह किसे बताएगा, उसकी डायरेक्शन को। अब जैसे आपसे अगर मान लीजिए ये आपको दिए नहीं है तो आपसे पूछे किसका मैं कौन सा वेक्टर बड़ा कौन सा छोटा, तो आप ना केवल ये देख के वेक्टर लाइन की लेंथ देख के आप कहोगे ये इसकी लेंथ सबसे छोटी, तो ये सबसे छोटे परिमाण का है, इसका मैग्नीट्यूड सबसे छोटा, इससे बड़ा इसका मैग्नीट्यूड, इससे बड़ा इसका मैग्नीट्यूड, सबसे बड़ा इसका मैग्नीट्यूड। तो किसी वेक्टर को कागज पे रिप्रेजेंट करने के लिए, प्लेन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बच्चों किसका यूज करते हैं, हम वेक्टर लाइन का यूज करते हैं। उस वेक्टर लाइन की लेंथ, ध्यान रखना वेक्टर लाइन की लेंथ, बार बार कह रहा हूं कि आपको कोई वेक्टर रिप्रेजेंट करना हो, आप क्या करो वेक्टर लाइन बनाएंगे, उस वेक्टर लाइन की लेंथ इस तरीके से लेनी है। अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो वेक्टर लाइन की लेंथ लंबी लेनी है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड छोटा है तो वेक्टर लाइन आपको छोटी लेनी है, और एरो का साइन उसकी डायरेक्शन में बच्चों लेना है। इस तरीके से हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों कुछ वेक्टर को, जैसे मैंने बताया ना कि जैसे एक चीज मैंने अभी यहाँ पे आपको बताई कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई वेक्टर है, आपसे आ गया कि ये ए है, तो ये ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब है स्केलर, और जैसे केवल ए है, ए का मतलब स्केलर, और अगर मैं ए के ऊपर क्या लगा दूं, एरो का साइन लगा, तो अब ये क्या हो गई, वेक्टर। ठीक है, तो एक तो बेटा ये तरीका भी होता है वेक्टर। कुछ बुक्स वाले क्या करते हैं, कुछ बुक्स में वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो जो क्वांटिटी वेक्टर वाली होती ना, जैसे ये वेक्टर है, या तो आप ए के ऊपर वेक्टर साइन लगा लो, या फिर उसको बोल्ड बना दो, बोल्ड मतलब गहरा। ठीक है, अगर मैं इसको गहरा बना देता हूं, ठीक है, तो गहरा बनाने इसका मतलब क्या, ये वेक्टर है। अगर मैं केवल हल्का बना रहा हूं, अगर मैंने केवल ए बनाया तो ये स्केलर, अगर मैंने किसी क्वांटिटी को गहरा बना के लिख दिया तो इसका मतलब क्या, वेक्टर। जैसे वेक्टर भी है, या तो इसको वी के ऊपर एरो एरो को लगा दो, अब ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब या इसको मैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दूसरा तरीका क्या है, इस बी को क्या बना दो, गहरा बना दो है। तो अगर आप किसी बी को गहरा बना दो, बोल्ड बना देते हो इस तरीके से, तो बोल्ड बनाने पर भी वो क्या होगा, वेक्टर। तो कुछ बुक्स वाले इसका यूज करते हैं, हम लोग इस पद्धति का कम यूज करते हैं, पर मैंने आपको बता दिया है हम लोग क्या करते हैं कि ज्यादातर वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उस अगर किसी क्वांटिटी के ऊपर मैंने एरो का साइन लगा दिया, इसका मतलब ये वेक्टर फॉर्म में है, और अगर मैं एरो का साइन नहीं लगा तो ये स्केलर फॉर्म में है। या फिर आप उसको बोल्ड भी कर सकते हो, इस बोल्डनेस का यूज हम बहुत कम करते हैं, बट मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया है कि ज्यादा बोल्डनेस दिखाने पर भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आज हमने वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है। इससे आगे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम दो वेक्टरों के बीच में एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं तो वो निकालना सीखेंगे। तो अगला टॉपिक होगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स, मतलब दो सदिशों के मध्य कोण। ठीक है, तो यहाँ तक की सारी चीजें आप अच्छे तरीके से अपनी वर्डिंग में नोट कीजिए बच्चों। आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बच्चों।